हाँ तो भाई प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या क्या देख लिया था, ये हमने बेसिकली अलजेब्रिक ऑपरेशंस देख लिए थे। किसी भी एक्स के किसी भी फंक्शंस पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि टोटल 5 फंक्शंस आपको स्टडी करने हैं टिल 12th, और उसको बताया था आइलेट, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ए अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने स्पेशली एक सीरीज के अंदर ही इनको लिखा है, इसी वे में याद रखना है, आई लेट, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे मैथ्स के अंदर, 12th की मैथ्स क्लास के अंदर, तो इंटीग्रेशन में एक यही सीक्वेंस हमें काम में लेनी है, इसलिए शुरू से ही वही हैबिट डालने जो आगे चल के काम भी आने वाली है। तो आई लेट इसके अंदर अभी तक तो अभी हमने अलजेब्रिक फंक्शंस पे बेसिकली सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाए। अलजेब्रिक ऑपरेशन बोले तो प्लस लगाया, माइनस लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, डिवीजन लगाया, ये सारे मैंने यहाँ तक कर दिए। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक के अलावा कौन कौन से हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस और बच रहे हैं। 4 टाइप्स के फंक्शंस बच रहे हैं, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन चारों के फॉर्मूलोज को अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट, क्या स्टार्ट करना है अब हमें, बाकी के फंक्शंस के फॉर्मूले। तो बाकी के फंक्शंस क्या क्या है हमारे पास, 6 फॉर्मूलेज हम कर चुके थे, 7th से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 7th फॉर्मूला, y इज इक्वल टू log x। अभी log x क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा कि log फंक्शंस के बारे में आपको अभी क्या क्या जानना है उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी आप बस ये मान लीजिए कि इसको रीड क्या करना है, log x, और नीचे लिखा हुआ होगा स्मॉल e, तो इसको रीड करते हैं log x टू द बेस e, इस तरह से log x, और ये g के यहाँ पे छोटा सा e, ये कहलाता है इसका बेस। इसको रीड क्या करना है, log x टू द बेस e। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ log x 10, तो इसको रीड क्या करोगे, log x टू द बेस 10। इसी तरह से मैंने लिख दिया log m n, तो इसको रीड क्या करोगे, log m टू द बेस n। अभी बस मैंने ये बताया कि इसको रीड कैसे करते हैं, ज्यादा इसकी जितनी अभी रिक्वायरमेंट है उतना मैं बताता जा रहा हूं, है ना। log x log m टू द बेस n। अच्छा, इस वाले log x टू द बेस e को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और इसीलिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ln x, ln x, n नेचुरल l log ln x। तो ln x का मतलब ही ये क्या इंक्लूड कर रहा है, बेस e, केवल इसी को ही लिखते हैं ये चीज, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर फॉर्मूला दे रहे हैं वो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला किसके लिए है हमारे पास, ln x के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस e और सिंपली ln x, then its dy by dx is given by dy by dx of ln x is equals to 1 by x। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आंसर 1 by x। डायरेक्ट याद करना है, क्यों आता है कैसे आता है अभी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 8, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास हो क्या हो, y इज इक्वल टू, ये log का फंक्शन, तो log के अंदर अब कुछ भी आ गया, x वेरिएबल है। अच्छा, इसी का एक दूसरा एग्जांपल, किसी को कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं है वो, एक एग्जांपल की तरह से काम में लोगे। log टू द बेस e, तो यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो log 2 पूरा का पूरा कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट। तो आपसे पूछा जाए dy by dx, यानी कि dy by dx ऑफ log 2, या ln 2 भी लिख सकते हो क्योंकि बेस e है, तो dy by dx ऑफ ln 2, तो ln 2 में कहीं x तो है ही नहीं, इसलिए एक तरह से किस तरह का फॉर्मेट बन गया, dy by dx ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी कि केवल अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर हो, 2 हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0, जब तक इसके अंदर x ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास log का फंक्शन। तो log से ही पहचानने में आते हैं कि वेरिएबल एक्स वाई जेड के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, log लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था log फंक्शन।
तो हमने अभी तक कर लिए एल्जेब्रिक फंक्शंस कर लिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह वाले फॉर्मेट कर लिए। अब कर लिया हमने लॉग फंक्शन, दो फंक्शन हमारे निमट चुके हैं। थर्ड फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल निमटा रहे, तो हम बोल रहे हैं इफ y is equals to a to the power x। अच्छा, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आप ला सकते हो। ये एक्चुअल में यहाँ पे a ही क्या काम कर रहा है, a इज एनी कांस्टेंट नंबर और x इसके ऊपर क्या है, एक वेरिएबल है जिसका हमें करना है क्या, डिफरेंशिएशन। मतलब इस x का नहीं करना, इस पूरे फंक्शन को, ये पावर x मिलकर के इस पूरे फंक्शन को क्या बना रहा है, वेरिएबल फंक्शन बना रहा है। तो जब भी आपको y फॉर्मेट दिख जाए, एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e भी अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है। e की भी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो इस जैसे 2x फिक्स वैल्यू है, 5x एक फिक्स वैल्यू है, e भी एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए हमने a क्या ले लिया, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास ये फॉर्मेट क्या बन गया, ये फॉर्मेट बना है साहब, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के ऊपर एक वेरिएबल, तो ये फंक्शन कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, e। तो अगर ये फॉर्मेट हो तो इसका dy बाई dx का फॉर्मूला आता है, जो फिर से आपको डायरेक्ट याद करना है। तो dy बाई dx यानी कि dy बाई dx ऑफ a टू द पावर x इज गिवन बाय a टू द पावर x log a टू द बेस e, a टू द पावर x log a टू द बेस e, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसी का सेकंड फॉर्मेट आता है हमारे पास, ये भी 8 का ही चलेगा। जब मैं a की जगह पे e रख दूं, तो इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन dy बाई dx यानी कि dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x, ये आंसर मिलता है e टू द पावर x, यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x। ये ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो एक्चुअल में जब अब मैं इसका प्रूफ बताता हूं, तो उस प्रूफ बताने के लिए अब कुछ हमारी कहानी लगेगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक कहानी कौन सी, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन दोनों को समझने की कहानी लगेगी। तो इस क्लास में अब हम समझेंगे कि लॉग फंक्शंस की क्या कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को यूज करके इस चीज को कैसे समझा जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए बस मैं ये लिख रहा हूं कि dy बाई dx ऑफ e की पावर x इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, तो इसके हिसाब से तो लिखना चाहिए e की पावर x log, और यहां पर जैसे a टू दी पावर x तो a टू दी पावर x log a टू द बेस e, a का काम e कर रहा है तो e टू दी log e टू द बेस e। अब हम प्रॉपर्टी ये बताते हैं कि जब भी log में आगे जो भी यहां लिखा हुआ है कांस्टेंट या वेरिएबल और बेस दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर होता है 1, यानी कि log e टू द बेस e का आंसर होता है 1। इसलिए ये आंसर क्या निकल के आने वाला है, e की पावर x इंटू 1 e की पावर x। अब पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब इस क्लास के अंदर थोड़ी प्रॉपर्टीज समझते हैं हम और फिर इस कहानी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन के अंदर हम सारी चीजों को जो बेसिक काम में आने वाली है उन सब चीजों को स्टडी करेंगे। तो तरीका तो मैं बता ही चुका हूं आपको रीड करने का, कि इस फंक्शन को रीड कैसे करना है, log x टू द बेस e। ठीक है, log x बेस e, जो भी यहां पे लिखा होगा उसको बेस 10 लिखा तो log x टू द बेस 10। सेकेंड प्रॉपर्टी log m टू द बेस n, इसको हम बेस चेंज करके इस प्रॉपर्टी को जो मैं लिखने वाला हूं उसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। log m टू द बेस e अपॉन log n टू द बेस e, या और log m टू द बेस 10 अपॉन log n
to the base 10 और log m to the base a, log n to the base a and so on। यानी कि आपने क्या सीखा कि जब भी log m to the base n हो और इनको अलग अलग करके log की फॉर्म में लिखना हो तो बेस आप जो न्यूमरेटर में लेंगे वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी ले सकते हो। log m to the base e तो log n to the base e, log m to the base 10 तो log n to the base 10, log m to the base a upon log n to the base a, log m to the base x upon log n to the base x। इसको बोलते हैं क्या? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज चल रही है तो अब आपको इन प्रॉपर्टीज को एज इट इज याद करना है। अच्छा, लॉग अगर यहां पर जो भी फंक्शन है या जो भी चीज लिख रखी कांस्टेंट या वेरिएबल वो और बेस सेम हो तो आंसर होता है 1। यानी कि अगर मैंने बोलूं log m टू द बेस m, log n टू द बेस n, log e टू द बेस e, log x to the base x, log y to the base y, log u to the base u, log me to the base me। मतलब ये सिर्फ फन के लिए लिखा है मैंने। आंसर 1, एक्सेप्ट log 1 to the base 1 it is not equal to 1। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं log 1 आंसर ऑलवेज 0 whatever be the base, any base। यानी कि अगर मैंने लिखा कहीं पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं क्या लिख रहा हूं log 1 टू द बेस e लिखूं, log 1 टू द बेस 10 लिखूं, इवन log 1 टू द बेस 1 लिखूं, आंसर 0 होगा। तो इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं हो पाती, ये वाली, तो इसलिए उसका एक एक्सेप्शन लिख दिया है कि इट इज नॉट इक्वल टू 1। log 1 यानी कि सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, log 1 कोई सा भी बेस हो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर log के अंदर अब बेस से हमारा काम खत्म हो गया, बेस की दिक्कत नहीं है हमें, log m इंटू n, चाहे बेस e ले लो 10 ले लो, अभी हम ऊपर वाले इस पर फोकस कर रहे हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो log के अंदर अगर कोई दो चीजें, दो फंक्शन, दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, तो इसको लिखते कैसे हैं log m प्लस log n, जो नीचे बेस होता है बेस वही रहेगा e। जैसे एक और मैं लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, log m इंटू n, बेस 10 है तो इसको आप कैसे लिखोगे log m टू द बेस 10 प्लस log n टू द बेस 10। m और n कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेता हूं, log x इंटू साइन x, तो ये हमारे पास m हो गया एक तरह से, साइन x हमारे लिए n का काम कर रहा है, तो इसको लिखूंगा कैसे log x प्लस log साइन x। तो इस तरह से हम सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेस जो होगा वो बेस लगा देंगे। तो हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी। डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी क्या होती है साहब, वो भी समझ लेते हैं तुरंत। log m अपॉन n वट एवर बी द बेस, है ना, अब मैं बेस बार बार नहीं लगा रहा हूं। तो log m अपॉन n हो तो इसको लिखते कैसे हैं log m माइनस log n। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा, इसी को ले लेता हूं जैसे x अपॉन साइन x, जो भी आप लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा क्या log x माइनस log साइन x। और लास्ट अगेन जो वन ऑफ द प्रॉपर्टी बच रही है, और कोई अगर बचेगी बीच में तो फिर मैं बता दूंगा, वैसे ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ अगर मैंने लिख रखा है log x टू द पावर n, यानी कि जो भी log के साथ में जो भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो उसके ऊपर कुछ पावर है,
तो पावर आगे आ जाती, तो इसको लिखते हैं n इंटू लॉग एक्स। इसका जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिखा लॉग एक्स क्यूब, तो ये जो क्यूब है ये x के ऊपर है पावर, तो ये आगे आ जाएगी, तो इसको लिख कैसे सकता हूँ 3 log x। किसी ने कहा सर वेरिएबल होना जरूरी क्या? नहीं, मैं कुछ भी, आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, दोनों चीज चलेगी। 2 की पावर 5, तो इसको लिखेंगे 5 log 2, बेस जो भी चल रहा होगा वो चलता रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शंस। हाँ भाई, कितनों को क्लियर हो गई आप में से? तो अब ये लॉग प्रॉपर्टीज आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी। अब वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे हमने कहानी छोड़ी थी। फिर से फ्लैशबैक में आते हैं, हमारी उस मूवी को स्टार्ट करते हैं जिस जगह पे वो दिन छोड़ा गया था, वो क्लास छोड़ी गई थी, वो जगह छोड़ी गई थी। तो आते हैं उस जगह पे। तो हमने देखा था, क्या देखा था बाबू, कि हमने बोला इफ y इज इक्वल टू e की पावर x, और इससे पहले हम पढ़ चुके थे y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो dy बाय dx ऑफ a टू द पावर x कहलाता है a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। ये इसका डिफरेंशिएशन आंसर होता है। तो हमने लेकिन यहां तो ये बोल दिया था कि dy बाय dx ऑफ e टू द पावर x का आंसर e की पावर x ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, हालांकि मुझे फिजिक्स की क्लास में करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स भी बढ़ा देता हूं, तो कोई बात नहीं। dy बाय dx e की पावर x, इस फॉर्मेट को फॉलो किया तो a की जगह यह है e की पावर x log a टू द बेस e, a का काम कर रहा है e और बेस तो है e। अभी लेकिन मैंने वन ऑफ द प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, कि अगर बेस सेम हो, लास्ट के अंदर ये जो प्रॉपर्टी लिख रखी थी यहां पर मैंने, कि log x टू द बेस x, log y टू द बेस y, log 10 टू द बेस 10, log e टू द बेस e, यानी कि फंक्शन और बेस सेम हो तो आंसर आता है 1। तो ये log e टू द बेस e क्या बन जाते हैं 1। तो ये हो जाता है आंसर e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, दैट्स द आंसर। इस तरीके से ये आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और यहीं पे बीच में लिख देता हूं, वो वहां पे लिख लेना आप फिर से। एक प्रॉपर्टी अचानक से मुझे याद आई, याद क्या आई, मतलब वही प्रॉपर्टी है, log e स्क्वायर लिखूंगा तो इसका आंसर कैसे होगा, ये इसी का ही है। तो e स्क्वायर है तो ये 2 क्या आ जाएगा आगे, और बेस e चल रहा है तो 2 log e टू द बेस e, ये कितना बन गया 1, आंसर क्या आ गया 2। तो ध्यान रखना है कि log e टू द बेस e ln 2, मतलब ln e, आंसर कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 1, ओ सॉरी 2, ठीक है साहब। y इज इक्वल टू e, ये हो गया हमारा प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब अब हम 3 तरह के फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। एक कर चुके हैं एल्जेब्रिक फंक्शन x टाइप के फॉर्मेट, जिसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन फार्मूला का आंसर था n इंटू एक्स की पावर n माइनस। फिर हमने कर लिया लॉग फंक्शन को कवर कर लिया, जिसमें हमने बोला कि अगर नेचुरल लॉग हो यानी कि जिसकी बेस e हो तो उसका डिफरेंशिएशन का आंसर होता है 1/x। नेक्स्ट हमने कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट a की पावर x, यानी कि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर, ठीक है। इस फॉर्मेट का आंसर कैसे लिखना है, a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, क्लियर। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि सर बेस e ना हो तो 10 हो, तो मैंने बताई ना चेंज बेस चेंज प्रॉपर्टी। किसी ने कहा सर नहीं, हमको तो ऐसा दे दिया x अपॉन x टू द बेस 10, यहाँ तो e नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं। तो भैया प्रॉपर्टी इसी दिन के लिए तो पढ़ाई है, इसको लिखो ऐसे log x टू द बेस e log 10 टू द बेस e। मैंने बोला ना बेस आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, बस जो यहाँ पर है और ये है इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कर देना है। अब log 10 टू द बेस e, ये तो पूरा एक कांस्टेंट नंबर बन गया, तो ये तो एक तरह से k मान लो इसको, तो ये बन गया 1/k इंटू ln x। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, और 1/k को भी 1/कांस्टेंट भी, फाइनल आंसर एक कांस्टेंट ही मिलेगा, इसको k डैश बोल दो, तो एक k डैश इंटू ये एक fx बन गया। तो हम बोलते हैं क्या है k डैश डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो इस तरीके से इसको करना रहेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा, कंफ्यूज मत हो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इधर का रब कर रहा हूं भाई, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा।
तो यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास 3 फंक्शन निमट चुके हैं आइलेट में से, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक। अब बच रहे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो अब Yes, sir. लास्ट जो 10 मिनट्स हम करेंगे, उन लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर हमें क्या काम करना है साहब? हमें करने हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कितने फंक्शन है? 6। तो हमें कितने फॉर्मूले और लिखने हैं? 6। अब मैंने लिखा ये कौन सा हो गया था? 7th या 7th 8 फॉर्मूला हो गया। 9th फॉर्मूला लिख रहा हूं, इफ y is equals to sin x then dy by dx of sin x, यानी कि dy by dx of sin x, y की जगह क्या पुट कर दिया? sin x, इसका आंसर होता है cos x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x। कैसे होगा, क्यों होगा? कुछ नहीं, डायरेक्ट याद करो। इफ y is equals to cos x then dy by dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल गिव यू माइनस sin x। इसी तरह से इफ y इज इक्वल टू साइन हो गया, cos हो गया 10 x, देन dy by dx, यानी कि dy by dx ऑफ 10x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट करते हैं 12th फॉर्मूला। इफ y इज इक्वल टू cot x देन dy by dx, यानी कि dy by dx ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, इसको रीड क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ये क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। कैसे होता है, क्यों होता है? अभी कुछ नहीं, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले याद करोगे बस। इफ y इज इक्वल टू sec x देन dy by dx विल बी, यानी कि dy by dx ऑफ sec x, इसका फॉर्मूला आता है sec x इंटू 10x। 14th, if y is equals to cosec x then dy by dx is equals to dy by dx of cosec x का आंसर होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। cosec x का आंसर माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फिर से, अब क्या फिर से का मतलब अब क्या कवर हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक कितने होते हैं? 6 थे, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने फॉर्मूले, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर भी एक ट्रिक सिखाता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना बहुत सी बार क्या होता है सर sin x का प्लस cos x होता है कि माइनस cos x होता है, या cos x का माइनस sin x होता है, या प्लस sin x होता है। हो गए कंफ्यूज? अभी तो दिख रहा है तो समझ में आ रहा है, बाद में पूछेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि cos x का माइनस sin x होता है, या sin x का माइनस cos x होता है, या cos x का प्लस sin x होता है, या sin x का माइनस cos x होता है। भूल गए। अब भाई जहां जहां भी ट्रिक, जहां जहां भी कर रहे हो c का डिफरेंशिएशन, ठीक है, CCC, ठीक, लगा दो उसके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन। जहां भी आ जाए c वो कर दो नेगेटिव साइन। देखो cos x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन x आ रहा है, cot x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आ रहा है, cosec x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आ रहा है, और जहां c नहीं है, जो c नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, जो c होता है वो डिफरेंशिएशन में क्या दे देता है? माइनस। c कौन होता है समझते हो? तो जो भी जहां जहां पे भी c का डिफरेंशिएशन चल रहा होगा वो क्या दे देगा? नेगेटिव साइन। हाँ भाई, क्लियर हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले? यस और नो? तो लास्ट जो 3-4 मिनट्स अब जो करेंगे वो करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन रहेंगे? 6 ही रहेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? 15th। अब डायरेक्ट फिर से याद रखने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, अरे फिर से c आ गया, कोई बात नहीं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वही रहेगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा। 17th, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x का आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18th, इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो इसका dy बाई dx आएगा dy बाई dx ऑफ cot इनवर्स x, फिर से c आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो tan इनवर्स x का होता है वही फॉर्मूला, लेकिन उसके बाहर क्या लगा देंगे? माइनस साइन। और लास्ट 19th और 20th में यहां पे लिख रहा हूं, 19th, y is equals to sec inverse x, this implies that dy by dx, यानी कि dy by dx of sec inverse x is equals to 1 upon x under root x square minus 1। भाई अभी कुछ भी नहीं पूछना कैसे आया, अभी याद करो, फिर मैं कोई क्लास लूंगा जिसके अंदर इन सब के प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आते हैं, ठीक। और लास्ट 20th मैं कहां पे लिख दूं? ऊपर लिख देते हैं साहब, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 20th फॉर्मूला। इफ y इज इक्वल टू, क्या बच रहा है? सेक इनवर्स हो गया, लास्ट cosec इनवर्स x, देन dy बाई dx, तो dy बाई dx ऑफ cosec इनवर्स x विल बी इक्वल टू माइनस, फिर से सी आ गया, माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो sec इनवर्स x का फॉर्मूला था वही। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो हो गए हमारे भाई 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा साइन इनवर्स x, जो हमारा साइन इनवर्स x था, जो हमारा tan इनवर्स x था, जो हमारा sec इनवर्स x था, वही यहाँ पर बाकी के c वाले भी हो गए, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x, लेकिन c थे इसलिए माइनस लग गया। तो तीन, बेसिकली आपको इनवर्स में तो तीन ही फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन का, tan का और sec का। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कौन सा? sec का 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी जो इनके सिमिलर वाले cot होगा तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cosec होगा तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cos इनवर्स होगा तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता कहां से? मैं एक हिंट दे देता हूं, आपने जो तीन आइडेंटिटी पढ़ी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पर अगर मैं साइन